हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में सी टेट क्वालिफाई करने का कुछ ऐसा मूल मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद सी टेट एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई करेंगे। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है सी टेट एग्जाम के दौरान। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चन करते समय आपके काम आएंगी, और कुछ ऐसी भी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि बचे हुए समय में तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नए लोग हैं मैं आपसे बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68,500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा और सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपसे सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो 5 से 6 बातें आप जानने वाले हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से बहुत से लोग सी टेट में 70-75 नंबर या 80 नंबर के आसपास रह जाते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद 100% बहुत सी आपकी गलतियां सुधरने वाली हैं, जिससे कि सी टेट में अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में कि आपको बचे हुए समय में क्या पढ़ना है, सिर्फ सटीक चीज़ें क्या पढ़नी है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 से 6 पॉइंट में, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ए पॉइंट, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का ध्यान रखना होगा। किस चीज़ में ध्यान रखना होगा? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद 4 ऑप्शन आप देखें, तो उसमें से सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड वाले जो ऑप्शन होंगे उनको ध्यान में रखकर आपको आंसर करना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा है, अगर सकारात्मक चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, तो जो सकारात्मक आंसर है उसको ध्यान में रख के आंसर करिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो फिर आपको नकारात्मक आंसर ढूंढ के वो आपको आंसर करना होता है। देखिए, सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए इस पॉइंट को। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल के ईवीएस शिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपको सकारात्मक आंसर ढूंढना होगा, क्योंकि कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो बाकी के यानी कि 3 ऑप्शन नकारात्मक होंगे। पहला देखिए, प्रशिक्षुओं की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से अवगत कराना। तो ये जो तकनीकी शब्दावली और परिभाषा है, आप सभी को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द सकारात्मक है प्राथमिक कक्षा के लिए, कौन सा नकारात्मक है। और इस पर भी एक बहुत अच्छा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है, कि सकारात्मक टैग वर्ड क्या है और नकारात्मक टैग वर्ड क्या है। तो अभी जस्ट आप इतना समझिए कि तकनीकी शब्दावली परिभाषा नकारात्मक शब्द है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्द, इसमें भी तकनीकी शब्द है, दूसरा कट गया। तीसरा है शिक्षकों द्वारा विषय से संबंध संदर्भित अन्य पुस्तकों के बारे में बताना। ये जो पुस्तक शब्द है, रटना है, ठीक है, ये सभी नकारात्मक टैग वर्ड होते हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा कट गया, बचा चौथा, यही सही होगा। बाहरी संसार से छात्रों को जोड़ने हेतु अनुभवों को साझा करना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर को सोचते समय, ठीक है, जो वास्तविक जीवन है उसको ध्यान में रखकर आप आंसर सोचिएगा, ठीक है। तो हमेशा सही आंसर आपको पता चल जाएगा। जैसे कक्षा तीसरी के बच्चे के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में, तो कक्षा तीसरी का बच्चा यानी कि 7-8 साल का होगा मैक्सिमम, ठीक है, लगभग 7-8 साल का होगा। तो वास्तविक जीवन में 7-8 साल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए आंसर आप सोचेंगे, हमेशा सही होगा। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो अगला पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एनसीएफ 2005 आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीएफ के बारे में पता होगा। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना है, ठीक है। यानी कि बालक को, छात्र को केंद्र बिंदु मानकर उसको शिक्षा प्रदान करना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। हर हाल में आपको बालक को ही, छात्र को ही इम्पोर्टेंस देना है, उसको ही महत्व देना है, न कि शिक्षक को, व्यवस्था को, किसी भी और चीज़ को महत्व नहीं देना, सिर्फ बालक को महत्व देना है, ठीक है। जिस भी तरीके से बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बेस्ट अधिगम हो सके, ठीक है, बेस्ट लर्निंग हो सके, उस चीज़ पर ध्यान फोकस करना है। तो जब आप सी टेट में क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो भी आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली वर्तमान समय में लागू है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस किया होगा तो, कि बच्चा यदि फेल होता है तो किसकी गलती है? छात्र की खुद की, ठीक है, या व्यवस्था फेल हुआ है ये माना जाएगा, शिक्षक की, ठीक है, या किसकी गलती है, ठीक है। तो उसमें आपको बच्चे को दोष नहीं देना, वहाँ पे व्यवस्था फेल हुआ है
या फिर शिक्षक की गलती है, ये मान सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी हाल में बच्चे की गलती नहीं देनी है। बच्चे को केंद्र बिंदु मानना है, बच्चे को सर्वाधिक महत्व देना है। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन में से बाल केंद्रित शिक्षा को दर्शाने वाला ऑप्शन ही सही होगा हमेशा। चलिए अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। वैसे ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो शिक्षक की तरह सोच कर आंसर करना होगा, क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, जस्ट ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो क्या शिक्षक के जो मतलब सबसे उपयुक्त सबसे अच्छे गुण होते हैं वो आपके अंदर हैं कि नहीं है, एक आदर्श शिक्षक का गुण आप में है या नहीं है। ठीक है, जस्ट यही जानने की कोशिश की जाती है। तो हमेशा एक शिक्षक की तरह, भले ही आप वहाँ एग्जाम में बैठे हैं, आपका एग्जाम होगा सीटेट एग्जाम, लेकिन आप वहाँ एक शिक्षक की तरह सोच कर आंसर करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। शिक्षक की तरह सोच के आंसर करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन का सही आंसर आप ढूंढ पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट से बहुत से क्वेश्चन सही होते हैं। प्रश्नों को वास्तविक जीवन से जोड़कर आंसर करना है आपको। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ने का मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप ये सोचिए कि वो आपसे पूछा जा रहा है और आपके जीवन से संबंधित है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, कि क्वेश्चन है कि एक बच्चे को, एक प्राथमिक स्तर के बच्चे को किस तरीके से सिखाना ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सा जो प्रणाली है पढ़ाने का वह सबसे बेहतर है। तो खेल विधि। ठीक है, वास्तविक जीवन में आप भी सोचेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ने में मज़ा आएगा, कौन सा तरीका आप अगर बच्चे होते तो आपको पसंद होता, या आपके घर में जो बच्चे होंगे उनको पसंद है। तो खेल विधि से सीखना छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। देखिए कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा कि छात्र हित जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिए, वही सकारात्मक उत्तर सही होगा जिसमें छात्र हित सर्वाधिक जुड़ा हो। ठीक है, सिर्फ छात्र हित हो, ठीक है, कि बच्चे के हिसाब से सही हो, लेकिन वह उत्तर सकारात्मक अगर नहीं है तो नहीं सही होगा। सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए छात्र हित ध्यान में रखकर आप आंसर करेंगे, यानी कि हर हाल में वही ऑप्शन सही होगा जो कि सकारात्मक रूप से छात्र हित में सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपने सीटेट एग्जाम में बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए आंसर किया तो आपका अहित कभी नहीं होगा, यानी कि आप सीटेट में फेल किसी हाल में नहीं होंगे। अगर बच्चे के हित को आप ध्यान में रखकर आंसर करेंगे तो आपका हित यानी कि आपके लिए बढ़िया 100% होगा। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एनसीएफ में भी, ठीक है, और नई शिक्षा प्रणाली में भी एनसीएफ के द्वारा जो बताई गई है उसमें ये चीज़ है कि करके सीखने पर बल दिया गया है। ठीक है, बच्चा जब खुद करके सीखेगा प्राथमिक स्तर का, जीन पियाजे और बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खुद से करके सीखते हैं समाज में, परिवेश में, ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ, वयस्कों समवयस्कों के साथ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे, करके सीखते हैं ना, तो करके सीखने वाला जो भी ऑप्शन होगा जिसमें छात्र का अधिकतम सहभागिता होगा। ठीक है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है और एक कोई ऑप्शन उसमें ऐसा है जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है, तो 100% वही ऑप्शन सही होगा सीटेट में। इसकी गारंटी 1,00,000% से भी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जितना आप कह लें उससे ज़्यादा है इसकी गारंटी इस चीज़ की कि वही ऑप्शन सही होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप जान लें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस कक्षा से संबंधित, जिस क्लास से संबंधित प्रश्न हो उसी उम्र के बच्चे को ध्यान में रखकर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कक्षा 5वीं का बच्चा, कक्षा पहली का बच्चा, तो कक्षा पहली का बच्चा, क्लास फर्स्ट का बच्चा किस एज का होगा, 5 से 6 साल का होगा। ठीक है, तो 5 से 6 साल के बच्चे के लिए आप उसको ध्यान में रखेंगे, फिर आप आंसर करेंगे। कक्षा 5वीं के बच्चे में, क्लास 5th के बच्चे के बारे में पूछा जाएगा, तो 5वीं स्तर के बच्चे के यानी कि 10-11 साल के बच्चे को ध्यान में रखकर आप आंसर करिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है बचे हुए समय में पुराने पेपर से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी सीटेट एग्जाम के लिए टाइम बचा हुआ है 20-25 दिन, इसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस किस तरह से करिएगा, सबसे पहले अभी इधर तो 10 दिन आप क्या करिए, अगर 20 दिन बचे हुए हैं तो 10 दिन आप क्या करिए, आज आपने 2011 का अगर सीडीपी उठाया है
तो 2019 तक का पूरा CDP कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद आप EVS पे जाइए, मैथ्स पे जाइए, हिंदी संस्कृत इंग्लिश जो भी पढ़ना है, समझ गए। खिचड़ी बना के नहीं पढ़ना है आपको, एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट को आप टच करिएगा, ठीक है। और बाकी के जो 10 दिन बचेंगे एग्जाम के, उसमें आप टोटल प्रैक्टिस करिएगा 150 क्वेश्चन के, ताकि टाइम मैनेजमेंट पे आपकी पकड़ मजबूत हो। अगला कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। बचे हुए समय में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट। बाल विकास में, अगर बाल विकास आपको पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें सिर्फ मनोवैज्ञानिकों की जो थ्योरी है, जैसे जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, अब्राहम मैस्लो वगैरह जो भी हैं, उनकी थ्योरी पढ़ लीजिए आप। समावेशी शिक्षा पढ़ लीजिए, पूरा CDP आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, मूल्यांकन है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये टॉपिक कम समय में पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन है। उसके बाद EVS आप NCERT से कर लीजिए, क्लास 3rd to 5th तक। और साथ ही EVS भले आप पेपर 1 दे रहे हैं, 6 से 8 तक का SST और बेसिक साइंस भी कर लीजिएगा, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें EVS 3 से 5 क्लास का आया ही नहीं था, 6 to 8 SST और बेसिक साइंस आया था। तो धोखा ना हो, इसके लिए आप ये भी चीज़ें कर लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कि मैंने बताया नहीं। चलिए, अब इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को टारगेट टीचर 500 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप PDF नोट्स चाहते हैं, सेलेक्टेड PDF नोट्स होंगे, तो इसके लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, 7905352723। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आपको सभी सेलेक्टेड PDF नोट्स मिल जाएंगे, 7905352723, ठीक है। व्हाट्सएप पे CTET 2021 लिख के मैसेज करिएगा। 100 रुपीज़ आपको फीस पे करना होगा, लेकिन सेलेक्टेड PDF नोट्स आपको मिलेंगे जो कि कम समय में तैयारी के लिए बेस्ट होंगे। थैंक यू।